हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी की यह स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगी। चाहे आप एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आप सभी लोग ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज हमारा डे 2 है और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका भी पार्ट 2 है। डन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अपने टारगेट पर चलते हैं। आपके जो एमसीक्यू हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। डन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्त्री जनन तंत्र शरीर के किस भाग में स्थित होता है? यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो याद रखना वो पेल्विक रीजन में, ठीक है, पेल्विक रीजन में ही पेल्विक कैविटी होती है। तो पेल्विक रीजन आए या फिर पेल्विक कैविटी आए, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 2, क्या पूछा है? स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंगों में कौन कौन शामिल है? तो देखिए आप लोग पहले याद रखना, जो गलत है, जो आपको गलत लग रहा है उसको तुरंत हटा देना। तो आप लोगों को ऑप्शन बी में दिख रहा है पेनिस, सभी को पता है मेल में पाया जाता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सी है किडनी दिख रहा है, ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ये कहाँ के पार्ट हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, तो हटा दो, ये भी नहीं होगा। डी है लीवर और पेंक्रियाज, सभी को पता है लीवर और पेंक्रियाज किसके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा है बच्चों? फर्स्ट, जिसमें है ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सभी बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट हैं। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, मेमोरी ग्लैंड्स किससे संरचनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं? जो मेमोरी ग्लैंड्स है बच्चा वो किससे एसोसिएटेड होती हैं स्ट्रक्चरली? तो याद रखना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए होता क्या है कि स्तन ग्रंथियां जनन तंत्र से स्ट्रक्चरली, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी फंक्शनल रूप से जुड़ी होती हैं ताकि शिशु को क्या हो, दूध मिल सके। डन। क्वेश्चन नंबर है 4, स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? तो याद रखना फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी, ठीक है, जो कि ओवम का निर्माण करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, क्या पूछा गया है? अंडाशय का आकार लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ ईच ओवरी, ठीक है, प्रत्येक ओवरी की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो याद रखना 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 6, क्या पूछा है कि अंडाशय के कौन से 2 भाग होते हैं? ओवरी इज डिवाइडेड इनटू विच 2 रीजन्स, जो ओवरी है वो कितने, ठीक है, भाग में डिवाइड होती है? तो याद रखना मेडुला और कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेडुला और कॉर्टेक्स 2 भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो बच्चा जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो बाहरी भाग होता है जिसमें क्या होते हैं, फॉलिकल बनते हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, आईएमपी है, और आंतरिक भाग है उसे मेडुला कहते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या पूछा है? अंडाशय कौन से हार्मोन बनाता है? तो याद रखना बच्चा जो अंडाशय है वो 2 हार्मोन बनाता है, ईपी, ठीक है, ईपी यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। पूछा है कि ओवुलेशन क्या है?
ठीक है। व्हाट इज ओवुलेशन? तो याद रखना ओवुलेशन क्या होता है, ओवम का अंडाशय से निकलना। ठीक है, जो ओवम होता है, ठीक है, जब वो अंडाशय से निकलता है, ठीक है, उसी को हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए होता क्या है कि जो परिपक्व अंडाणु है, ओवम है, ठीक है, अंडाणु का अंडाशय से निकलना ही ओवुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। पूछा है कि अंडवाहिनी की लंबाई लगभग कितनी होती है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है इस टाइप से आपने देखी होंगी, ठीक है, इस टाइप से ट्यूब होती हैं और यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो लंबाई है फैलोपियन ट्यूब की वो कितनी है। तो याद रखना उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना सेंटीमीटर में होती है, 10 से 12। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 10। क्या पूछा है, देखिए पूछा गया है कि अंडवाहिनी के कौन कौन से भाग होते हैं। विच आर द पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट। तो याद रखना जो अंडवाहिनी है उसके पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 होती हैं, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। ठीक है, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बच्चों आप सभी लोग, मेरी उम्मीद हो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, देखिए आप लोगों का काम है पढ़ना, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको MCQ की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और आप देखना जब आप एग्ज़ाम दो 2026 का, तो आपके आधे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को ना मिले तो क्या है ना, क्योंकि मैं NCERT की हर एक लाइन से MCQ आपको कवर करवा रही हूँ। ठीक है, और वैसे सभी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, देख लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। बच्चा पूछा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो सामान्यतः कहाँ होता है। तो याद रख लेना जो फर्टिलाइजेशन है जो फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला भाग होता है उसमें होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 12। क्या पूछा है कि फिम्बरी का कार्य क्या है। जो बच्चा जो देखिए ऐसे आपने, ये क्या रहा, ये रहा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ये रहा यूट्रस। ठीक है, इस टाइप से होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पे लगी होती हैं फिम्बरी। ठीक है, इस प्रकार से, और इधर होता है अंडा। तो यहाँ पे पूछा है कि ये फिम्बरी है, इनका कार्य क्या होता है। तो याद रखना बच्चा जो फिम्बरी होती हैं वो क्या करती हैं, ओवम को पकड़ती हैं। ठीक है, जो ओवा होता है उसको पकड़ने का काम करती हैं। जो उसकी ऐसे ऐसे अंगुली नमा संरचना होती हैं उसी से ये क्या करती है, ओवम को पकड़ती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या पूछा है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है। ठीक है, जो यूट्रस होता है बच्चा इस प्रकार से, देखिए यूट्रस होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो उनने पूछा है कि जो गर्भाशय होता है, ठीक है, उसका आकार कैसा होता है। तो याद रखना बच्चा उसका आकार होता है पियर शेप्ड। ठीक है, कैसा होता है, पियर शेप्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो उल्टी नाशपाती होती है उसके जैसा आकार होता है किसका, गर्भाशय का। ठीक है बच्चों, मेरे को ना थोड़ा सा है ना, ये यहाँ पे एक शाला हो गया है, उसकी वजह से ना वॉइस थोड़ी वैसी आए, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर है 14। गर्भाशय की दीवार की कौन सी परत इम्प्लांटेशन के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना जो गर्भाशय है उसकी जो एंडोमेट्रियम परत होती है सबसे अंदर की, ठीक है, वही क्या है, इम्प्लांटेशन के लिए कैसे होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। और उसी परत में, ठीक है, भ्रूण क्या है, ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है, स्थापित हो जाता है, चिपक जाता है उसी परत से।
क्वेश्चन नंबर है 15, गर्भाशय की सबसे मोटी मांसपेशीय परत कौन सी है। यहाँ पे पूछा है कि गर्भाशय है, ये हमारा गर्भाशय है, ठीक है, ये हमारा गर्भाशय है मान लीजिए, तो इसकी सबसे मोटी परत होती है बच्चा, ठीक है, वो होती है बीच की, ठीक है, बीच की जो परत होती है बच्चा वो सबसे मोटी होती है, जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 16, क्या पूछा है, जनन नाल, जो जन्म नाल है यानी बर्थ कैनाल है, किन से मिलकर बनती है। तो याद रखना बच्चा, जिससे बच्चा बाहर आता है, ठीक है, जब डिलीवरी होती है एक फीमेल की, उसी को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनती है। तो याद रख लेना, जो बर्थ कैनाल है वो सर्विक्स से, ठीक है, सर्विक्स से और विजाइना से मिलकर बर्थ कैनाल बनती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, क्या पूछा है, स्त्री के बाह्य जननांगों का समूह क्या कहलाता है। यानी कि बच्चा पार्टी, जो स्त्री के, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सभी क्या हैं, बाहरी जननांग हैं। तो इन्हें पूछा है कि सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो याद रखना, इन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं वोल्वा, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, क्या पूछा है, स्तन ग्रंथियां कैसी ग्रंथि हैं। तो याद रखना, जो स्तन ग्रंथियां हैं वो कैसी ग्रंथियां हैं, तो वो है मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है, मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 19, क्या पूछा है, दूध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। जो दूध है उसे, ठीक है, उसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना वो है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, क्या पूछा है कि दूध के निष्कासन यानी मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है। तो याद रखना, हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन, इजेक्शन के लिए। तो याद रखना, इजेक्शन के लिए होता है, ठीक है, इजेक्शन के लिए होता है ऑक्सीटोसिन, और प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो होता है प्रोलैक्टिन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की संरचना होती है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर मेमोरी ग्लैंड्स। तो याद रखना, वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विथ एडिपोज टिश्यू, ठीक है, तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विद एडिपोज टिश्यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देखिए, स्तन ग्रंथियां ग्रंथिल ऊतक और बसा ऊतक से बनी होती हैं। ये शिशु को दूध उत्पाद, ठीक है, प्रदान करने का कार्य करती हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, क्या पूछा है, प्रत्येक स्तन में कितनी स्तनपालियाँ होती हैं। जो स्तन होता है, ठीक है, उसमें कितनी स्तनपालियाँ होंगी, ठीक है, लॉब्यूल्स होंगे। तो याद रखना, वो उसमें लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, हर स्तन में 15 से 20 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में कई एल्वोलाई होती हैं जहां दूध बनता है, ठीक है, प्रत्येक स्तन में कई एल्वोलाई होते हैं, लोब के अंदर एल्वोलाई होती हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या बनता है, दूध बनता है। ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर है 23, एल्वोलाई यानी कूपिका का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन मेमोरी ग्लैंड्स। तो याद रखना, कूपिका का मुख्य काम है मिल्क का सिक्रेशन करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एल्वोलाई की कोशिकाएं दूध का सिक्रेशन करती हैं, जो दुग्ध से निकाल नलिकाओं में एकत्रित होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24, क्या पूछा है, कूपिकाओं से स्रावित दूध किसके माध्यम से बाहर निकलता है। थ्रू विच स्ट्रक्चर डज मिल्क पास फ्रॉम एल्वोलाई टू द एक्सटीरियर। तो याद रख लेना, कोशिकाओं से जो स्रावित दूध है वो किसके माध्यम से बाहर निकलता है, तो वो लैक्टिफेरस डक्ट,
मेमोरी डक्ट्स और निप्पल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, दूध एल्वोलाई से नलिकाओं में जाता है और अंततः निप्पल तक पहुंचता है। डन। क्वेश्चन नंबर है 25। जन्म के बाद दूध स्त्रावण किस हार्मोन से प्रारंभ होता है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क सिक्रेशन बिगिंस ड्यू टू विच हार्मोन? ठीक है, जन्म के बाद दूध स्त्रावण किस हार्मोन से प्रारंभ होता है? तो याद रखना वो है प्रोलैक्टिन। देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होकर दूध निर्माण को क्या करता है? प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर है 26। क्या पूछा है कि दूध के निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बताया था कि दूध के निष्कासन यानी इजेक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ऑक्सीटोसिन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो करता क्या है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है बच्चों, वो करता क्या है कि निपल की जो मांसपेशी होती हैं, मसल होती हैं, ठीक है, उनको संकुचित कर दूध को बाहर निकलने में मदद करता है। डन। क्वेश्चन नंबर है 27। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। पूछा गया है कुछ इस प्रकार से कि, ध्यान से रीड करो, स्तन ग्रंथियां किस प्रणाली का भाग है? मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनली पार्ट ऑफ विच सिस्टम? तो सभी को पता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। पूछा गया है कि स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? तो याद रखना, जो स्तन ग्रंथियां हैं वो मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड होती हैं। जो स्वीट ग्लैंड होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 29। क्या पूछा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? तो याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो कार्य होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या करना? विकास करना। ठीक है, जैसे कि पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना और महिलाओं में, ठीक है, स्तन का बढ़ना, ठीक है, एक्सिलरी हेयर आना, ठीक है, ये सभी चीज़ें, पेल्विक रीजन में हेयर आना, ये सभी चीज़ें होती हैं, पीरियड्स आना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का विकास करता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? तो याद रखना, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। देखिए, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भाशय की भीतरी परत को भ्रूण के स्थापन के लिए तैयार करता है। ठीक है, और गर्भधारण को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर है 31। क्या पूछा है? एफएसएच और एलएच हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो याद रखना, जो एफएसएच और एलएच हैं वो सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होकर अंडाशय के कार्यों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। कार्य की बात किए जाए अंडाशय के, और हार्मोन कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 32। क्या पूछा है कि एफएसएच का कार्य क्या है? तो याद रखना, जो एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका कार्य होता है फॉलिकल को डेवलप करना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। एलएच का कार्य क्या है? जो एलएच हार्मोन होता है, याद रखना, एलएच हार्मोन सर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ओव्यूलेशन कॉज। देखिए, एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अंडाशय के परिपक्व अंडाणु से निकलने यानी ओव्यूलेशन का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 34। क्या पूछा है? ओव्यूलेशन के बाद टूटे हुए फॉलिकल को क्या कहते हैं? देखिए, ओव्यूलेशन के बाद जब जो फॉलिकल रप्चर्ड हो जाते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, तो उन रप्चर्ड फॉलिकल को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
ठीक है, टूटा हुआ फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बन जाता है जो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर है 35। क्या पूछा है कि कार्पस ल्यूटियम किस स्थिति में नष्ट हो जाता है। तो याद रखना कि कार्पस ल्यूटियम कब नष्ट होगा कि जब क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या होता है कि यदि निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और मासिक धर्म क्या है, प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 36। गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम का क्या कार्य होता है। तो याद रखना, गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम है उसका मुख्य कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या करता है, एक गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उसको बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। तो प्यारे बच्चों पार्टी, आज के सेशन में हमने कुछ MCQ डिस्कस किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज का आपको सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, मानव जनन तंत्र है, उसके MCQ अभी कवर नहीं हुए हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल के और सेशन में। जब तक हमारी NCERT की हर एक लाइन रट नहीं जाती, हमारी टिप्पे याद नहीं हो जाती, जब तक आपको हारना नहीं, थकना नहीं, छोड़ना नहीं। आप MCQ पहले एक बार रीड करो NCERT, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। मेरे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सब कुछ ठीक होगा। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।